इधर तो कैसे मैनेज करना हिंदी भाषा के बारे में पढ़ने में कह रहा है धीरे धीरे बोलिएगा, हम भी धीरे धीरे बोलेंगे, दोनों के काम चल जाए। किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों का सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है इस लेसन के माध्यम से कि कोई भी देश है, उसको हम मानते हैं ना कि हाँ ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है, ये चाइना है, ये जापान है, तो उसको किसके आधार पर मानते हैं? देश के भौगोलिक बंटवारा, उसकी भाषा, उसकी पहचान होती है। पता होता है कि यहाँ तक बाउंड्री लाइन इस देश का है, यहाँ की भाषा ये है। तो पूरे देश, जो कोई भी देश है, किसी भी देश को संगठित करने के लिए उसमें उसका लैंग्वेज एक नंबर पर। हमारे भारत के लिए समझो कि यह तो एक दुर्भाग्य है कि हमारे पूरे भारत में हिंदी नहीं बोली जाती। साउथ इंडिया में चले जाओ तो हिंदी का विरोध होता है, हिंदी कोई जानता नहीं है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसका विरोध करता है, जबकि ऐसा दूसरे देश में नहीं है। आप चाइना चले जाइए तो चाइना के कोने कोने में चाइनीज भाषा बोली जाती है। आप जापान चले जाइए तो जापान के कोने कोने में जापानीज भाषा बोली जाती है। आप दूसरा कोई भाषा पढ़ते हो, पढ़िए, लेकिन वहां की राष्ट्रभाषा एक ही है और उसको हम लोग पढ़ते हैं। कोई भी देश का एक भाषा होना चाहिए जिसका नाम राष्ट्रभाषा। उसी तरह से इंडिया का, हम इस बात से कोई बुद्धिमान इनकार नहीं करते, जहां लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते वहां उनमें परस्पर सहयोग और प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं होती है। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी देश को? हर देश का एक अपना लैंग्वेज है, हर देश का, दुनिया में जितने भी देश हैं उसकी एक अपनी भाषा है, क्योंकि वह भाषा ही उसकी पहचान बनाती है, वहां के जनता को कोरिलेट करता है, एक दूसरे के प्रेम, परस्पर भाव, सद्भाव, भावनाओं का विकास होता है, क्योंकि भाषा एक है। हम लोग इंडिया के हैं, फिर इंडिया के बाद हम लोग बिहार के हैं, फिर बिहार के बाद हम लोग गया के हैं, कहीं दूसरे जगह जाते हैं और दूसरे जगह जाते हैं, वहां कोई बिहार का आदमी मिल जाता है, या कोई हमारे गया का आदमी मिल जाता है, हमारे जैसा भाषा बोलने वाला मिल जाता है, तो हम क्या होती है, उसके प्रति हमारा एक अपना लगाव बन जाता है, एक जुड़ाव बन जाता है। उसी तरह अगर हम विदेश जाते हैं, वहां कोई इंडियन हमको मिल जाएगा तो क्या होगा, उससे मेरा जुड़ाव बढ़ जाएगा। मेरे मन में ये विचार होगा कि ये मेरे देश का आदमी, ये भारत का आदमी, और उससे हमारा परस्पर बातचीत, उसकी एक भावना, एक मेरे अंदर एक भावना जग जाए कि ये मेरे देश का आदमी। हम कहीं दूसरे जगह जाते हैं, बिहार का आदमी मिल जाता है, तो मेरे अंदर एक भावना जग जाती है कि ये बिहारी है और मैं भी बिहारी हूँ। किसके कारण? ड्यू टू लैंग्वेज, भाषा के कारण। भाषा के काम है कि वो किसी को एकजुट में बांधने का काम करता है। हर राष्ट्र की एक भाषा है, कोई ना कोई। उसके बाद वहाँ अन्य भाषाएं बोली जाती है, अलग बात है, इंग्लिश सभी जगह बोली जाती है, अन्य भाषाएं रीजनल लैंग्वेज बोली जाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, चाहे कोई भी राष्ट्र हो। तो इन सारी भारत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो जिसे हम पूर्णतः अपनावें, और समस्त देशवासी, किसी भी देशवासी को वो भाषा आनी चाहिए। पाकिस्तान है, इंडिया से कट के बना है, सबको पता है, वहां उर्दू बोली जाती है, तो पाकिस्तान के कोने कोने में उर्दू बोली जाती है। दूसरी भाषा भी लोग जानते हैं, सिंधी जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, पाकिस्तान के लोग, लेकिन उर्दू कोने कोने में जानते हैं, क्योंकि वो देश की भाषा है, वो देश की भाषा है। इसी तरह से हमारे देश में हिंदी, इस नियम पर भारत की संविधान में गंभीरता पूर्वक विचार हुआ, इस भारत के लिए भी एक भाषा होनी चाहिए, राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र के लिए। और उस भाषा के लिए हमारे यहाँ अंत में 14 सितंबर 1949, जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है,
14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान में यह निश्चय हुआ कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए और उसकी लिपि इज डिफरेंट एंड लैंग्वेज इज डिफरेंट। लिपि जिस तरीका से वो लिखा जाता है, जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं, वो लिपि होता है। और वो जो भाषा है, जैसे हमारी भाषा है हिंदी, उसकी लिपि है देवनागरी। तो देखना, देवनागरी लिपि है, भाषा हिंदी है। संस्कृत भाषा है, लिपि है देवनागरी। उसी तरह इंग्लिश भाषा है, उसकी लिपि है रोमन। इंग्लिश रोमन लिपि में लिखा जाता है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी और संस्कृत की लिपि है देवनागरी, भाषा है हिंदी, भाषा है संस्कृत। तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को हमारे भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को मंजूरी दे दिया, अप्रूवल मिल गया, स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से भारत के संविधान निर्माण काल में देश के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत को राष्ट्रभाषा स्वीकार की। कहा कि हाँ, देश जब एक हमारा इंडिया है तो इस इंडिया के लिए एक भाषा होनी चाहिए, पूरे देश के लिए, और भाषा हिंदी होनी चाहिए। ये हमारे हिंदी स्वीकार कर लिया गया एज पर संविधान। एज पर संविधान भारत में हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया है ना, सर्वसम्मति से हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। सभी पक्ष पर एक मत थे, अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। उस समय जो हमारे देश में नेता लोग थे, सब लोग ये चाहते थे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा जब भी हो तो क्या हो, जब भी हो वो हमारा इंग्लिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। अंग्रेज हमको गुलाम करके रखा, उसकी भाषा को हम नहीं रख सकते, उसको नहीं अपना सकते हैं। हम पढ़ते हैं, जानते हैं, वो अलग बात है, राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। उस देश के लिए अपनाया गया कि नहीं, भारत की भाषा हिंदी होगी, अंग्रेजी को हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसके बाद प्रश्न उठा, अब हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा एक साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और एक होता है संस्कृत निष्ठ। संस्कृत निष्ठ का मतलब एकदम शुद्ध हिंदी, जो संस्कृत से निकली हुई वर्ड भाषा है, वर्ड है। अब हमको पानी कहना है तो पानी नहीं कह के हम जल बोलेंगे। हमको दूध कहना है तो दूध नहीं कह के हम दुग्ध कहेंगे। हमको आम कहना है तो आम नहीं कह के आम्र कहेंगे। माने एकदम शुद्ध संस्कृत से जो निकली हुई हिंदी है, वैसा हिंदी होना चाहिए, है ना। ये प्रश्न उठा, हमारे दो पक्ष में हमारे उस समय के नेता लोग बट गए कि तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी तो सामान्य हिंदी होगी या संस्कृत निष्ठ हिंदी होगी, जिसमें संस्कृत मिला हुआ रहेगा, कैसा होगा। तो संस्कृत निष्ठ रूप को हिंदुस्तानियों ने कहा कि नहीं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे और जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। उस समय के नेता जवाहरलाल नेहरू, और एक नाम और पढ़ रहे हैं हम लोग पुस्तक में, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन का मानना था कि नहीं, एकदम शुद्ध वाला हिंदी होना चाहिए, जो संस्कृत से निकली हुई हिंदी है, शुद्ध हिंदी। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ये बोलचाल के रूप में जो हिंदुस्तानी हिंदी है, क्योंकि नेहरू जी जो भी हैं विद्वान थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, हम किन्हीं नेताओं या किन्हीं के विचारों पर कोई कुठाराघात या हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो नेहरू जी का पक्ष था कि हिंदुस्तानी हिंदी को स्वीकार किया जाए। पुरुषोत्तम दास टंडन जी का विचार था कि संस्कृत निष्ठ हिंदी को स्वीकार किया जाए। तो इस प्रकार से इन दोनों में विवाद सुलझ नहीं रहा था, ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा था, ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था कि संस्कृत निष्ठ हिंदी रहेगा कि चालू लैंग्वेज या हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है वो रहेगा। कोई निर्णय नहीं हो पाने की स्थिति में हो गई कि वोटिंग होगा, किसके पक्ष में वोट होता है, संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में या हिंदुस्तानी हिंदी के पक्ष में, सामान्य बोलचाल की भाषा के पक्ष में। तो इस पर कोई निर्णय नहीं की स्थिति में मतदान हुआ, वोटिंग जिसको कहते हैं। तो हिंदी का संस्कृत निष्ठ हिंदी एक वोट से जीत गई। हुआ कि नहीं, भारत में संस्कृत निष्ठ हिंदी ही होनी चाहिए, एक वोट से जीत गई। यह एक मत गुरुमुख सिंह मुसाफिर खा, जिन्होंने अपना हाथ बाद में खड़ा किया।
कभी कभी होता है ना, हम लोग देखते हैं टीवी न्यूज पर भी या समाचारों में कि जब संसद भवन में वोटिंग होता रहता है तो कोई पार्टी या कोई एक आदमी न्यूट्रल रह गया, वो वोट किया ही नहीं, ना पक्ष में किया, ना फेवर में किया, ना अगेंस्ट में किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे मैच टाई हो जाता है वैसे वो भी टाई। या हम वोट जब नहीं किए तो एक वोट कम हो गया, तो कम हो गया, अगर हम अगेंस्ट में तो एक वोट कम हो जाने के कारण हमारा जो हिंदी है वो विजयी हो गया। एक वोट अगर वो दे देते तो फिर संस्कृत निष्ठ हिंदी विजयी हो गया, क्योंकि गुरुमुख सिंह मुसाफिर ने बाद में अपना मतदान, उस समय न्यूट्रल रह गए, वोट दिया ही नहीं। इस एक मत को कुछ साल बाद पराजित महारथियों ने इस रूप में प्रचारित किया, तो जो लोग हिंदुस्तानी हिंदी के पक्ष में थे उन लोगों ने प्रोपेगेंडा चला दिया कि हिंदी तो मात्र एक वोट से जीती हुई भाषा है, एक वोट से जीती, और नहीं तो राष्ट्रभाषा इस देश की अंग्रेजी होती, इस देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी होती। हिंदी अब मात्र और मात्र होता ना, एकदम कोई चीज गिरते गिरते बच गया, कोई चीज एकदम बाउंड्री लाइन पे आके बच गया, मैच हारते हारते जीत गया, वही बात हुई कि हिंदी एक वोट से जीता, नहीं तो भारत की राष्ट्रभाषा इंग्लिश होती, अंग्रेजी होती। ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी ने हिंदी के पक्ष में अपना मत न देते, जबकि तथ्य यह था कि सच्चाई ये था कि राष्ट्रभाषा हिंदी या अंग्रेजी बने, इसमें तो कोई मतदान हुआ ही नहीं था। मत वोटिंग तो इसलिए हुआ था कि जनरल हिंदी रहेगा या संस्कृत निष्ठ हिंदी। राजर्षि टंडन अंग्रेजी को, राजर्षि टंडन जो थे हमारे नेता, तो जब अंग्रेज चले गए तो वो नहीं चाहते थे कि इस देश में इंग्लिश रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको गुलाम रखा 200 सालों से अधिक, तो जो हमको गुलाम रखा उसकी भाषा को हम क्यों पढ़ेंगे, नहीं रखेंगे। तो वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में अब अंग्रेजी आगे दिन तक रहे, लेकिन नेहरू जी चाहते थे कि अंग्रेजी इंडिया में रहे। तो राजर्षि टंडन वो इंग्लिश का पक्ष नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने उनको मनवाया, उनको मनाया कि 15 साल कम से कम और अंग्रेजी इंडिया में चलने दीजिए। 15 साल की छूट देने का बात किया कि 15 साल छूट दिए दाने के पक्ष में टंडन नहीं थे, पुरुषोत्तम राजर्षि टंडन इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उस समय हमारे देश में कांग्रेसियों का बोलबाला था, नेहरू जी को पकड़ था पॉलिटिकल पर, पूरे पॉलिटिकल पॉलिटिक्स जो हमारी पार्टी थी कांग्रेस का, उसमें नेहरू जी का पकड़ था। जो नेहरू जी चाहते थे, गांधी जी चाहते थे, देश में वही होता था। तो क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या बात बनाने से ये जानना चाहिए सब बात उस शब्द बात में आना चाहिए, ठीक है, जिस लोगों की बात बनाने तो लोगों की बात आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि